नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अदालत में भी अब यू टर्न ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 मई के लॉन्ग मार्च के हवाले से तौहीन अदालत केस में इसमें वो अपने बयान से साफ साफ मुकर गए। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि पीटीआई क़यादत ने इनके हवाले से जो यकीन दहानी कराई, इन्हें इसका इल्म नहीं। उन्होंने कहा कि वो अदलिया का बहुत एहतराम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने तफसीली जवाब जमा कराने की 3 नवंबर तक मोहलत मांग लिए। सुप्रीम कोर्ट में 27 अक्टूबर की समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने दलाइल दिए थे कि 25 मई को शाम 6 बजे अदालती हुक्म के बाद इमरान खान और पीटीआई रहनुमाओं ने डी चौक की कॉल दी, जो तौहीन अदालत थी। इमरान खान ने अदालत की जानिब से मुख्तस मकाम से 4 किलोमीटर आगे जाकर रैली खत्म की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए थे कि नोटिस जारी करके इमरान खान समेत यकीन दहानी कराने वालों से पूछ लेते हैं कि ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा कि हुकूमती इल्जामात पर इमरान खान का मौक़िफ़ सुनना चाहते हैं, जायजा लेना है कि यकीन दहानी जो है वो डी चौक ना आने की कराई गई या नहीं। अदालती यू टर्न के बाद इमरान खान ने अपने हालिया मार्च के स्टेटस पर भी अब नाजरीन यू टर्न ले लिया है। पहले कहा था कि यह लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा। उन्होंने अपने पुरअमन मार्च का वादा करते हुए आईन और कानून की पासदारी का हल्फ भी लिया था। फिर यह कहा गया कि लॉन्ग मार्च नहीं, इनकलाब है। अब खूनी मार्च की धमकी दे दी। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि जीटी रोड पर हमारे मार्च के हमरा अवाम का समंदर है। मैं 6 माह से पिछले 6 माह से मुल्क में एक इनकलाब का मुशाहिदा कर रहा हूं। सवाल सिर्फ यह है कि आया यह बैलेट बॉक्स के जरिए नरम होगा या खूरेजी के जरिए तबाहकुन। इमरान खान की ट्वीट पर वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने अपनी ट्वीट में लिखा कि फॉरेन फंडेड फितने ने इनकलाब नहीं, अपने खूनी मार्च का एतराफ़ कर लिया है। बैलेट या ब्लडशेड बंदूकों से इनकलाब लाने का सबूत है, जबकि पीटीआई रहनुमा इफ्तिखार दुरानी ने इसे लॉन्ग मार्च के खिलाफ मुहिम करार दिया। मार्च से पहले पीटीआई के साबिक रहनुमा फैसल वावडा ने खबरदार किया था कि लॉन्ग मार्च में खून ही खून, जनाजे ही जनाजे नजर आएंगे। उनका कहना था कि मार्च की आड़ में आने वाले दिनों में कई लाशें गिरने वाली। तब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने फैसल वावडा के लॉन्ग मार्च से मुतालिक बयान की तरदीद करते हुए कहा था कि यह उनका जाती मौक़िफ़ है, यह पार्टी पॉलिसी नहीं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने भी पेशगोई की थी कि अक्टूबर खूनखार और नवंबर तशवीशनाक होगा, जबकि अपने हालिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि लाशें गिरेंगी तो सब घर जाएंगे, झाड़ू फिर जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने 1-2 रोज पहले पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर की मुबैना तौर पर एक ऑडियो लीक, जिसमें एक शख्स से बंदूकें और बंदे लाने का कहा जा रहा था। अब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तालीम कामरान बंगश ने 2 टूक कह दिया है कि वो लाइसेंस शुदा असलहा साथ लेकर जाएंगे। हुकूमत ने गुंडागर्दी की तो अपने दिफा का हक भी रखते। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मोहतरमा आलिया हमजा साहिबा। आलिया साहिबा, शुक्रिया। इमरान खान साहब अक्सर यू टर्न लेने के फ़वाइद और फ़ज़ाइल बयान करते रहते थे, लेकिन ये जो 3 यू टर्न इनका मैंने अभी जिक्र किया है, ये बड़े अजीब किस्म का यू टर्न है। और पहला यू टर्न तो उन्होंने अदालत में ले लिया ना। मतलब अदालत में आप ये कह रहे हैं जाके जनाब कि हमने ऐसी कोई यकीन दहानी ही नहीं कराई थी कि हम अदालत के हुक्म की पासदारी करेंगे, डी चौक नहीं जाएंगे। तो ये आपके वकला ने तब क्या झूठ बोला था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली हैदर साहब, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं बात को कि ना हम यू टर्न लेते हैं और ना हम झूठ बोलते हैं। जिसको आप लोग यू टर्न कह रहे होते हैं ना, एक वो रास्ता जो अपने मंजिल तक पहुंचना, और मंजिल क्या है? हकीकी आज़ादी। हमको यू टर्न नहीं किसी से ले रहे। यू टर्न वो है जो पिछले कई दिनों से आपकी गवर्नमेंट ले रही है। यानी एक दिन ये 13 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बनाते और अगले दिन कहते हैं कौन मुज़ाकरात कर रहा था। यू टर्न इसको। अब मैं आ जाऊं, इमरान खान साहब अदलिया की जिस तरह से एहतराम करते हैं, और अदलिया बहाली तहरीक में जो इमरान खान साहब का किरदार है वो ना किसी से ढका छुपा है, और जिस तरह से हमारी तो पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ है। फिर आ जाए खान साहब की मीटिंग्स के अंदर बार बार उनके साथ यही डिस्कशंस हुई थी और यही बात हुई थी। खान साहब ने ना तौहीन अदालत की थी, ना खान साहब ने अदालत के किसी हुक्म से इनहराफ करने की कोशिश की है। उस वक्त जो कंटेनर्स के ऊपर सिग्नल्स का
का इशू था वो सबको पता है। अभी भी जैमर्स लगे होते हैं और वहां पर कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही होती। पहली चीज मैं आपको बता दूं। दूसरी चीज, खान साहब तो पहुंचे ही नहीं है डी चौक तक, और सबसे बड़ी चीज तौहीन अदालत तो उन पर लगनी चाहिए कि जब इसका मतलब है, नहीं अनिसा भाई यहाँ पे रुकिएगा, इसका मतलब है आपके वुकला इमरान खान से पूछे बगैर या राब्ते में आए बगैर ही जाके यकीन दहानी करा रहे थे अदालत में? फिर बात तो मुझे पूरी कर लेने दे। तौहीन अदालत लगनी किस पर चाहिए? तौहीन अदालत तो उन पर लगनी चाहिए जिन्होंने अदालत को यकीन दहानी कराई थी कि हम रोड्स खोल रहे हैं, और उन्होंने रोड्स नहीं खोली। जिन्होंने अदालत को यकीन दहानी कराई थी कि हम अवाम के ऊपर किसी किस्म का जुल्म सितम नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने 37 करोड़ के शेल्स उन्हीं अवाम के। प्लीज मैं एक रिक्वेस्ट है आपसे, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी हम्बल रिक्वेस्ट, एक हम्बल। देखिए यकीन करें, होता पता क्या है, अवाम आपको सुनती है, बहुत शौक से सुनती है, वो सुनना ये चाहती है कि इस पर्टिकुलर मामले पे आपका मौकफ क्या है। होता क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों के साथ मसला ये है कि वो शुरू हो जाते हैं जी उनका ये तो उनका वो तो उनका, भाई वो जाए, मैं क्या बोलूं, वो है ही चोर डाकू ना, वो तो है ही बुरे लोग, उनको दफा करें। आप अपना बताएं कि आपने क्या, आपके वुकला ने आपके लीडर से पूछे बगैर अदालत में जाके यकीन दहानी फिर क्यों कराई? अगर सिग्नल का इशू था तो सवाल ये है, वो जो मर्जी करते वो अली हैदर साहब अपना जवाब नहीं अली हैदर साहब, बात जो हो रही है ना, बात तो उस दिन की हो रही है। बात तो ये हो रही है कि जब हमारी बात होती है तो जो लोग उधर बैठे हुए थे और जिन लोगों ने प्रॉपर्ली तौहीन अदालत की है उन पे तौहीन अदालत का कंटेम्प्ट लगना चाहिए ना। कि क्या रोज खान साहब के ऊपर कभी एक चीज पे घसीटता है, कभी दूसरी चीज पे घसीटता है, जबकि सबको पता है कि तौहीन अदालत हमने नहीं की है। अगर हम डी चौक पर उस दिन पहुंच जाते तो वहां पर जो खून का सैलाब बहना था, खून की नदियां बहनी थी, जिस अवाम को पूरी रात आपने शेल्स मारे हो, रबर बुलेट्स फायर किए हो, जिनकी गाड़ियों को आपने तोड़ा हो, जिनके ऊपर आपने जुल्म सितम किया हो, वो रियासत के अगेंस्ट खड़े हो रहे थे, उन पे लगती ना तौहीन अदालत। जिन्होंने अवाम पे जुल्म सितम किया है उन पे लगती ना तौहीन अदालत। जिन्होंने हर गली, हर नुक्कड़, हर चौक के आगे कंटेनर्स खड़े किए और वहां पर जाकर माना कि वहां पर बैठे हुए जाकर माना कि हम यहां पर अवाम को आने देंगे, तो बात तो उन्हीं की होनी चाहिए। इमरान खान के ऊपर आप केस लेकर जाना और इमरान खान, अभी तो सवाल ये नहीं था ना आलिया साहब, देखिए मेरी एक बात सुने, आपने बात सुनी है ना, होनी चाहिए, लेकिन जो हो रही है उसका तो जवाब दे देना। अली हैदर साहब, मुझे बात कंप्लीट करने देंगे तो मैं अपने मुद्दा पर आऊंगी। आप आई नहीं, अगर आप 3 दफा एक ही बात करेंगे, मुझे पहले बैकग्राउंड बता दें। मैं आपसे कह रहा हूं जी, आपने आपको यकीन दहानी क्यों नहीं कराई? आप कह रहे जी उनको भाई वो अल्लाह ताला उनसे पूछे, वो किसी जवाब दे होंगे डेफिनेटली। अपना तो दसो ना। पीटीआई सिर्फ एक पीटीआई पार्टी नहीं है जिसको कटहरे में खड़ा किया जाए, एक इमरान खान नहीं है वाहिद के जिसको कटहरे में खड़ा किया जाए। और यहाँ पर पूरा का पूरा मीडिया सिर्फ इस चीज के ऊपर शादियाने बचाता रहे कि इमरान खान को हमने कैसे गलत प्रूफ करना है, यानी 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग वाले को वजीर आजम बना दे। एक काम करते मुझे बात करने या आप क्वेश्चन कर ले। नहीं आप मेरी बात सुने, मैं बात कर रहा हूँ लाहौर की, आप बात करिए कराची की। मुद्दा लाहौर है, आप कराची की बात कर रही हैं। इट्स अबाउट मी, मुझे अपनी मैंने आपसे नवाज शरीफ का सवाल पूछा वाला कैसे पहुंचाना है। एक सेकंड, ये मेरा फैसला है ना, मैंने अपना मौकफ अवाम को क्या पहुंचाना है ये मैंने डिसाइड करना है ना। आई कांट बी डिक्टेटेड बाय एनीवन। दिस इज नॉट डिक्टेशन आलिया साहिबा। देखिए सिचुएशन इस देश के, मैं जब एक बात कर रही हूं तो मीडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ एनी पार्टी। मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है ना आलिया साहिबा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती है उसमें होता है, जब इंटरव्यूज होते हैं उसमें क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन का आंसर होता है। एक ही बात करती हूँ, सिर्फ एक सेकंड, मैं बार बार एक ही बात करती हूँ। यू आर नॉट माई पॉलिटिकल ओपोनेंट, आप एक मीडिया का सेगमेंट। अच्छा, मैं मीडिया के सेगमेंट से बहस नहीं कर रही, मैं मीडिया के सेगमेंट को अपना मौकफ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बस इतनी सी एक रिक्वेस्ट है और मेरा मौकफ ये है कि खान साहब डी चौक तक नहीं पहुंचे, खान साहब ने तौहीन अदालत नहीं की। उसके अलावा की जो बात हो रही है वो बात ये हो रही है कि खान साहब उन लोगों में से हैं जिन्होंने अवाम को खून रेजी से बचाया, जिन्होंने रियासत को तसादुम से बचाया। तो मेरा ये ख्याल है कि तौहीन अदालत का केस गलती से खान साहब के ऊपर आ गए, जो मेरा ये ख्याल है कि हमारे जवाब के बाद वैसे ही खत्म हो जाएगा।
अच्छा चल, ये आपने अच्छी बात की है कि खान साहब ने आवाम को खून रेजी से बचाया। अब मैं ट्वीट पढ़ रहा हूँ उनका 5-6 घंटे पहले का है, जीटी रोड पर हमारे मार्च के हमरा आवाम का समंदर, मैं 6 माह से मुल्क में एक इनकलाब का मुशाहिदा कर रहा हूँ। सवाल सिर्फ ये है कि क्या ये बैलेट बॉक्स के जरिए नरम होगा या खून रेजी के जरिए तबाहकुन। अच्छा, आप खून रेजी से बचाना चाह रहे थे, अब आप जो है इशारा दे रहे हैं कि खून रेजी हो सकती है। आप तो कह रहे थे कि हम पुरअमन रहेंगे, तो फिर खून रेजी की बात क्यों हो रही है? हम कोई इशारा नहीं दे रहे। पहली चीज आपको बता दूं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अवाम का सेंटीमेंट ये है कि आप फौरी तौर पर इलेक्शन कराएं। अवाम का मुतालबा ये है कि आप इलेक्शन कराएं। अवाम ये कह रही है कि हमें ये तब्दीली बैलेट से चाहिए। अब आप ये देख लें कि 75 रुकनी काबीना को सिर्फ इसलिए रखा गया है कि उसने आकर इमरान खान के बारे में सारी, जिससे अब मैं वर्ड नहीं यूज करना चाहती, कि इमरान खान इमरान खान इमरान खान करना है। इमरान खान ने ये कर दिया, पीटीआई ने ये कर दिया। आपने देखा है कि इस लॉन्ग मार्च का क्या ब्लैकआउट हुआ है। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च है, लेकिन कोई चैनल दिखाने को तैयार है? कोई खान साहब की लाइव तकरीर को दिखाने को तैयार है? मुल्क के मकबूल तरीन लीडर बिल्कुल दिखानी तो चाहिए, ये ठीक क्या कर रहे हैं? नहीं, ये क्या करना चाह रहे हैं? इस बात का क्या मतलब है? अवाम के सैलाब को आप रोक सकते हैं? अब जो सैलाब उनके साथ निकल रहा है लाहौर से, और जो सारा जीटी रोड क्रॉस करके जब इस्लामाबाद पहुंचेगा, और वहां पर जो आप इस्लामाबाद को आपने 0 पॉइंट तक रेड जोन को बढ़ा दिया है, आपने 50,000 जो है वो शेल्स खरीद लिए हैं, 10,000 आपने रबर बुलेट्स खरीद लिए हैं, आपने ड्रोन्स खरीद लिए हैं, 41 करोड़ का आपने बजट पास करा दिया सिर्फ अवाम पे जुल्म सितम करने के लिए। तो इसका मतलब है कि कौन खून रेजी चाहता है? ये जो हुकूमत है ये क्यों अवाम से भाग रही है? ये जो हुकूमत है ये क्यों इलेक्शन से भाग रही है? पहले इस बात पे बात होनी चाहिए। बात हम चाहते हैं तब्दीली बैलेट से आए, ये चाहते हैं कि अवाम को इलेक्शन वक्त पे नहीं होने चाहिए आलिया साहब, जुल्म सितम करके फिर ये आए। वक्त पे कैसे होने चाहिए? मुझे आप एक बात बता दें, एक मुसल्लत करदा हुकूमत है जिसके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। अच्छा। पिछले मेरे ख्याल में ये जितने इलेक्शंस हुए उसमें से 75% पीटीआई जीत चुकी है। अच्छा, जब वैसे आप गवर्नमेंट में थे, आपके बारे में भी ये कहा जाता था कि आपके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, आप मुसल्लत करदा हुकूमत है, तब वो भी जलसे करते थे और ठीक ठाक लोग लेके आते थे। उस वक्त भी अवाम वो कहते थे अवाम चाहती है कि अर्ली इलेक्शन कॉल किया जाए, आप कहते थे ऐसा नहीं हो सकता। आप उनके जलसों का मुकाबला हमारे जलसों से कर रहे हैं, उनके लॉन्ग मार्च का मुकाबला आप पीटीआई के लॉन्ग मार्च से कर रहे हैं। फिर मैं सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, वो भी तो पाकिस्तानी थे ना अलिया साहबा, जो उनके जलसों में आते थे। थोड़ा सा मैं ये कहूंगी कि अगर तो ऐनक लगाते हैं तो ऐनक का लेंस चेंज कर लें, और अगर ऐनक नहीं लगाते तो मेहरबानी करके आप ऐनक लगाना शुरू कर दें। नजर आते थे ना, वो कौन से हिंदुस्तानी होते थे? वो भी पाकिस्तानी थे जो उनके जलसों में होते थे। मेरी एक बात सुने ना, हमारा क्राउड कुर्बानी वाला है, कीमे वाले नान और बिरयानी वाला नहीं है। हमारे क्राउड को बसों में ठोंस के नहीं लाया जाता, वो अपनी मर्जी से साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी पर अपनी मर्जी और मंशा के लिए। चलें ठीक है आलिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक वक्फा लेते हैं ना, दिन वक्फे के बाद हाजिर होंगे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ में लॉन्ग मार्च के हवाले से खिचड़ी पक रही है। कहीं मरकजी रहनुमा सरेआम उलझ रहे हैं तो कहीं पसे पर्दा मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं। लॉन्ग मार्च के शुरू में ही असद उमर और हमाद अजहर के दरमियान स्टेज पर तकरार हुई, तो फिर फैसल जावेद ने हमाद अजहर से माइक छीन लिया। इन मनाजिर के तनाजुर में इख्तलाफात की खबरें गर्म हैं। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने भी स्टेज पर ही लॉन्ग मार्च के बारे में अपनी लीडरशिप के नुक्ता नजर को झुठलाते हुए पार्टी में कहीं ना कहीं इख्तलाफात को इशारा दिया। पीएनएन से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इनके सिवा कोई भी पार्टी रहनुमा नहीं समझ रहा था कि इतनी तादाद में अवाम निकलेंगे। मेरे साथ जो लोग हैं लीडरशिप, कोई नहीं समझ रहा था कि इस तरह पब्लिक निकलेगी सिवाय मेरे। मैंने सबको कहा कि इस तरह अवाम निकलेगी कि शायद 1947 में हम सुनते हैं कि पब्लिक ऐसे निकलेगी। ऐसे कभी पाकिस्तान की तारीख में लोग नहीं। इमरान खान के इंतहाई करीबी साथी फैसल वावडा तो लॉन्ग मार्च से अब पहले ही इख्तलाफ राय करके साथ छोड़ गए थे। वो अब भी कह रहे हैं कि इमरान खान की
पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि 2 खास आदमी जो गैर सियासी हैं और 3 सांप जो पीटीआई का हिस्सा है इमरान खान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पीटीआई रहनुमाओं के दरमियान तनाव के साथ साथ वफादार इत्तेहादी शेख रशीद से भी दूरियां बढ़ रही हैं। कहा जा रहा है कि फर्जंदे रावलपिंडी ने इमरान खान से 2 बार मिलने की कोशिश की मगर इन्हें शरफ मुलाकात न मिला। जहां तनाव और उलझाव दिखाई दे रहा है वहां सुलझाव की बातें भी सुनाई दे रही हैं। लॉन्ग मार्च के तीसरे रोज असद उमर ने ब्रेकिंग न्यूज दी कि इमरान खान को अचानक किसी मुलाकात के लिए जाना पड़ गया है। इसके बाद वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने भी तस्दीक की कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। हर लॉन्ग मार्च में मुज़ाकरात बैकडोर ही होते हैं। उन्होंने तो यह भी कहा कि इमरान खान वहां मुज़ाकरात कर रहे हैं जिथों गल मुकदी है। तहम इमरान खान, फवाद चौधरी और परवेज खटक किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की तरदीद कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब। मलिक साहब, इंतहाई मशकूर सर कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हमारे साथ PNN के ब्यूरो चीफ, लाहौर के ब्यूरो चीफ जनाब बाबर डोगर साहब है। डोगर साहब, आपका भी शुक्रिया। डोगर साहब, ये बताएं कि इस वक्त आपके पास चूंकि खबर है इनके अंदरूनी इख्तलाफात की, इख्तलाफ लॉन्ग मार्च को लेकर है। इमरान खान ने जो स्टाइल अपनाया हुआ है आजकल सीधा ललकारने का और एस्टेब्लिशमेंट को ललकारने का, उस पर है इख्तलाफ है और किस बुनियाद पर है सर? देखिए, बुनियादी तौर पर इमरान खान जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे हैं, इस हवाले से पार्टी के अंदर बड़ी सख्त तशवीश पाई जा रही है। पार्टी में जो सीनियर लीडरशिप है, इमरान खान के बाद जो सीनियर लीडरशिप है, उनका ख्याल है कि अगर हमने मुज़ाकरात करने हैं तो वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ करने हैं। अगर किसी ने गारंटर बनना है किसी भी चीज का तो एस्टेब्लिशमेंट बनेगी। और खान साहब की जो लैंग्वेज है, खान साहब जिस तरह से उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इससे पार्टी को नुकसान होगा। पार्टी जिस मकसद के लिए लॉन्ग मार्च करना चाहती है उस मकसद को नुकसान होगा। शेख रशीद ने इमरान खान से यही कंसर्न शो किया, हमाद अजहर ने किया, शिबली फराज ने किया। शिबली फराज भी लाहौर में थे, हमाद अजहर जो थे वो लाहौर में थे। वो हमाद अजहर और शिबली फराज और शेख रशीद ये तीनों लॉन्ग मार्च के पहले दिन तीनों इमरान खान साहब से मिलने गए। ज़बान पर उनकी रहायशगाह के बाहर तकरीबन 3-4 घंटे या वहां पर बैठे रहे, लेकिन खान साहब ने इनसे जानबूझकर मीटिंग नहीं की। उसके बाद शेख रशीद ने दोबारा शादरा में इनसे मिलने की कोशिश की, वहां भी इनको कंटेनर में दाखिल नहीं होने दिया गया। हमाद अजहर जो है वो भी ये चाह रहे हैं कि जनाब खान साहब अपना जो लहजा है उसको थोड़ा सा धीमा रखें, लॉन्ग मार्च करें लेकिन लहजे को धीमा रखें और मुज़ाकरात का दरवाजा खुला रखें। यही चीज शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि अगर आपने लॉन्ग मार्च करना है तो इस दौरान अगर मुज़ाकरात की ऑफर होती है तो फिर टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात भी करने चाहिए, एक मुज़ाकराती टीम भी होनी चाहिए। लेकिन इस चीज पे खान साहब नहीं आ रहे। वो हर सूरत में इस्लामाबाद पहुंचना चाह रहे हैं और अपनी टर्म्स पे मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, जिस पर पार्टी जो लीडरशिप है उनको सख्त तशवीश है। खास तौर पे जो उनका जारहाना अंदाज है, जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट के साथ तनाव वाली सूरत हाल बनती जा रही है, इससे पार्टी लीडरशिप जो है वो बड़ी परेशान है। ठीक है डॉक्टर साहब, इस पे मलिक साहब, ये आपको क्या लगता है कि इमरान खान किसी पार्टी रहनुमा की, हालांकि शेख रशीद जैसा बंदा जो कान में बात करता था इमरान खान बगैर फिल्टर किए बोल दिया करते थे, वो उन तक की बात नहीं सुन रहे, ये क्या खान साहब ओवर कॉन्फिडेंट हुए में है? खान साहब को कोई किसी की जगह से कोई उम्मीद नजर आ रही है? उनको लगता है कि वो जिस राह पे चल रहे हैं वही ठीक है? मेरे ख्याल में तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात चाहते हैं। अच्छा, वो बातचीत चाहते हैं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो है तवसत से पैगाम भी भेजा गया है कि हम बातचीत भी करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस्लामाबाद आने से पहले हमारे मुतालबात मान लिए जाएँ। इमरान खान साहब इसीलिए लॉन्ग मार्च को लंबा खींच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर तक तो सफ़र हम तय कर पाते हैं, इसलिए हमें कई दिन लग सकते हैं इस्लामाबाद जाते जाते। वो जल्दी इस्लामाबाद नहीं पहुंचना चाहते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब वो जेलम क्रॉस करेंगे तो आपके कैमरे, आपके ड्रोन कैमरे सब कुछ दिखा देंगे कि लॉन्ग मार्च के साथ कितने लोग हैं। इमरान खान साहब के पास एक ही प्रेशर है कि वो KPK से लोगों को लेके आएँ, वो गिलगित बल्तिस्तान से या आज़ाद कश्मीर से लोगों को लेके आएँ, और 2 इलाकों से आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से तो लोग इतने आ नहीं सकते। अब KPK उनके पास है, वहाँ की वो लोगों को वहाँ लाना चाहते हैं, और वो भी आप 25 मई को देख चुके हैं कि कितनी तादाद में वहाँ से लोग निकलते हैं। खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है, अगर अब तक के मुहताद अंदाजे के मुताबिक आप देखें, उसकी तादाद अगरचे पाकिस्तान की सियासत में जलसे इतने ही बड़े होते हैं, इससे ज़्यादा जलसे शायद कम ही हुए हैं, अच्छे जलसे उन्होंने कर लिए बाज़ मुकामात पर,
लेकिन कोई इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं निकले हुए कि आपकी हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। इसलिए इमरान खान साहब को पता है कि वो जितनी ज़्यादा लैंग्वेज अपनी वसीली और एग्रेसिव ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे, ये जाके शायद इस्टेब्लिशमेंट को उनके लिए कोई रास्ता बनाने की जो है वो गुंजाइश निकल आए। इनको लगता है कि ये एस्टैब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बना के ज़ेर कर लेंगे। तारीख तो ऐसी नहीं बताती सर। देखिए, इमरान खान साहब ये समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट भी एक दबाव के नीचे है। अच्छा। वो ये समझते हैं कि आउट गोइंग आर्मी चीफ हैं, आर्मी चीफ अगले माह जाने वाले हैं, और जो आउट गोइंग आर्मी चीफ होते हैं और फिर जो एक्सटेंशन पे आर्मी चीफ हों, शायद वो ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। खान साहब की एक सोच है, वो समझते हैं कि नई लीडरशिप आने वाली है, उससे पहले पहले आउट गोइंग जो लीडरशिप है उसके ऊपर इतना दबाव बढ़ा दिया जाए कि खान साहब आने वाली लीडरशिप के ऊपर भी ये तासर कायम करने में कामयाब हो जाएं कि खान साहब बड़े एग्रेसिव हैं, खान साहब बड़ा इनकलाब लाना चाहते हैं, पूरी कौम उनके साथ निकली हुई है। ये इंप्रेशन को वो छोड़ना नहीं चाहते। पीटीआई के साथ, पीटीआई की लीडरशिप के साथ अब भी इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते हैं। इनकी लीडरशिप में से बेशुमार ऐसे लोग हैं, मैं आपको नाम भी गिनवा दूंगा, आप हैरान रह जाएंगे, जो मुसलसल असद कैसर साहब राब्ते में रहते हैं, परवेज खटक साहब राब्ते में रहते हैं, शामुल खुशी साहब राब्ते में रहते हैं, फवाद चौधरी साहब बड़ी अच्छे चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में इस वक्त अगर इमरान खान साहब के साथ कुछ बंदा मौजूद है जो मैनेज कर सकते हैं इन चीज़ों को, तो फवाद चौधरी साहब को आप सर फहरिस्त शुमार कर सकते हैं। अच्छा सर, ये तो कह रहे हैं बंदूकें लाने की बात कर रहे हैं, असलहा लाने की बात कर रहे हैं। खान साहब अब ट्वीट भी कर दिया कि ये खूनी भी हो सकता है इनकलाब। तो सर ये कहीं ना कहीं, जैसे कि फैसल वाबडा ने कहा था कि उनको जनाजे नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका इरादा है कि कुछ तो गड़बड़ हो, कुछ तो किसी का खून बहे, ताकि फिर लॉन्ग मार्च अटेंशन चाहता है। बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर आपने देखा है कि लॉन्ग मार्च, अच्छा चले मान लेते हैं खान साहब 50,000 लोग लेके इस्लामाबाद चले गए। आपने भी सारी उम्र देखा अपनी इस फील्ड के अंदर रिपोर्टिंग करते हुए, 50,000 लोगों से 22 करोड़ आवाम का मुल्क से हुकूमत छीनी जा सकती है? ऐसा कभी नहीं होता। जाके बैठ जाएंगे, 2 दिन नहीं बैठ सकेंगे, फिर वही होगा कि 2 घंटे के लिए खान साहब आया करेंगे और सामने चंद 100 लोग बैठे होंगे, उनसे खिताब करके वापस चले जाया करेंगे। वो जिस कार्नर को हिट करना चाह रहे हैं, उनको बताना चाह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकती है, खूनी मार्च हो सकता है, और मेरे साथ मुज़ाकरात करके मेरी जो शराइत हैं उनको मान लिया जाए। मेरे ख्याल में खान साहब काफ़ी ताख़ीर कर चुके हैं। खान साहब की ये गलतफहमी है पाकिस्तान की सियासत में, इस्टेब्लिशमेंट के साथ लाइन, रेड लाइन क्रॉस करने के बाद आप समझें कि मामलात उस तरह सेटल हो सकते हैं आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक, ऐसी पाकिस्तान की तारीख कभी रही नहीं है। और आप एक बात आप भी बखूबी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, इस्टेब्लिशमेंट तो आप लाख तनकीद कर सकते हैं, आप उनकी इन्वॉल्वमेंट पे तनकीद कर सकते हैं, आप उनके गलत फैसलों के हवाले से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन जहाँ मुल्क की सिक्योरिटी और जहाँ मुल्क को सिक्योरिटी के खदशात लाख होंगे, वहाँ एक लाइन इस्टेब्लिशमेंट ने भी खींच रखी है कि जो उस लाइन से क्रॉस करेगा उसके साथ उनका रिश्ता नहीं रहता। वो समझते हैं कि मुल्क जो है वो अवलीन तरजीह होनी चाहिए। सियासी जमातें इक़्तिदार में आती हैं जाती रहती हैं। मेरे ख्याल में ये अगर इल्ज़ाम हम इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लाएं कि मुल्क की उन्हें कोई फिक्र नहीं है, तो ये दुरुस्त बात नहीं है। मलिक साहब, ये जो इस तरह के ट्वीट करना और ये कहना खूनी होगा, अच्छा ये होती है आखिरी लास्ट रिजॉर्ट्स होते हैं, ये मार्च के मिडिल में नहीं की जाती बात है, ये आखिर में की जाती है जब आपको लगे कि बात हाथ से निकल गई है। क्या ये इनकी फ्रस्ट्रेशन भी जाहिर कर रही है कि बात बन नहीं पा रही है? मुझे बताइए, 5,000 से लेकर 13,500-14,000 ये रिपोर्ट्स हैं। पंजाब स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स भी निकलवा लें, आप इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स निकलवा लें, आप दीगर इदारों की रिपोर्ट्स निकलवा लें कि आप 5,000 से लेके 13,500-14,000 के फिगर्स को आप टच कर सकें पूरे लॉन्ग मार्च के अंदर, तो आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। जो खान साहब जलसों में तकारीर कर रहे हैं उससे कतई नज़र आप देखें कि इस वक्त तादाद कितनी है। किसी एक शहर के अंदर भी आप 13,000 से ऊपर का मजमा इकट्ठा नहीं कर सके, और 13,000 बड़ा करोड़ की आबादी वाला लाहौर है और बड़ा मजमा होता है। हम देखें, अगर आप वीडियो कैमरे के थ्रू देखें तो आप कैमरा लेके स्टेज पे खड़े हो जाएं, आपको 5,000 मजमा ऐसा लगता है 5 लाख अफराद हों। आप पीटीआई के सोशल मीडिया पे बैठे हुए कारकुन बेचारे समझते हैं पूरा पाकिस्तान उमड़ आया है। जिस दिन अली हैदर साहब इस मुल्क के अंदर 10 लाख लोग, 1 मिलियन, ओनली 1 मिलियन लोग इस्लामाबाद चले गए, आज नहीं 10 साल बाद, 20 साल बाद, उस दिन वो पार्टी इस मुल्क के अंदर सारे फैसले कर सकेगी। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में इतनी पॉलिटिकल डिवीजन है कि आप ये सोच भी नहीं सकते कि 10 लाख अफराद इस्लामाबाद चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक। वो 1979 में से 13 लाख आदमी जो है वो तेहरान की सड़कों पर निकला था, और वो वीडियोस बीबीसी के आज भी डॉक्यूमेंट्री में मौजूद है। तो शहर की कोई ऐसी गली नहीं थी जहां पे लोग ना हो, क्योंकि जब मिलियन से ऊपर लोग निकलते हैं तो वो किसी एक जगह पे समा नहीं पाते। आपने बिल्कुल ठीक कहा। डॉक्टर साहब, ये आपने खबर दी थी सर, उस पर तजिया भी लूंगा मैं मलिक साहब से। आपने कहा था कि
परवेज इलाही बिल्कुल ऐन मौके पर जाके इमरान खान की पीठ में छुरा घूंपेंगे और वो ये हो सकता है कि पुलिस जो है वो उनको पिंडी क्रॉस ही ना करने दे। क्या अभी भी इम्कानात है इस बात के? सर लास्ट टाइम जो परवेज इलाही ने इमरान खान साहब से मीटिंग की है उसमें उन्होंने उनसे यही कहा है कि आप अपना लहजा जो है उसको दुरुस्त करें, अच्छा, अपना एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट ना करें। चौधरी परवेज इलाही पहले दिन से, जब से आप देखें जब से वो सीएम बने हैं उस दिन से उन्होंने कोई एक ऐसा स्टेप नहीं लिया जिससे वो एस्टेब्लिशमेंट को नाराज हो जाए या वो किसी सूरत में एस्टेब्लिशमेंट को नाराज नहीं करना चाहते। अब खान साहब का जो लबो लहजा है, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर रहे हैं, जिस तरह से वो ये अब तो वो ओपनली बातें कर रहे हैं, अब तो वो मीर जाफर मीर सादक की बातें तो वो अपने जलसों में कर रहे हैं, वो जो मीडिया के साथ बात कर रहे हैं उसमें वो बार बार इन चीजों का जिक्र कर रहे हैं। इससे चौधरी परवेज इलाही जो है उनकी तशवीश बढ़ती जा रही है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी मौका मिला, फाइनल डिसीजन की जब बात है कि जनाब आपने ये फाइनल डिसीजन है कि इसको इस्लामाबाद नहीं पहुंचने देना, आप देखेंगे कि चौधरी परवेज इलाही खुद उनको रोकेंगे। तो अभी तो वो 3 दिन गुजरांवाला में ही है, सियालकोट का उन्होंने जो विजिट था वो तो कैंसिल कर दिया। आज नहीं, उनको रोकना जो है वो तो उनकी वजारत आला भी कॉस्ट कर सकता है। ये विल इट बी अ गुड डिसीजन? उनकी वजारत आला को कुछ नहीं हो सकता। खान साहब उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नहीं ला सकते। ये मैं आपको बता दूं, चौधरी परवेज इलाही की वजारत आला महफूज है। अगर खान साहब नहीं होंगे तो कोई और होगा, लेकिन वजीर आला वही होंगे। ये चीज याद रखे। तो उनको खान साहब से वजारत आला के हवाले से डर नहीं है। अच्छा, ये अच्छा ठीक है। मलिक साहब जो वो कौन सीजर था ना जिसको उसने कहा था ब्रूटस तुम भी, तो वो ख्याल है ये ब्रूटस साबित होंगे परवेज इलाही सीजर के? वो पीछे मुड़ के देखेंगे तो छुरा जो है वो ब्रूटस। मेरे ख्याल में परवेज इलाही साहब के अगर आप ट्वीट्स देखें, जनरल कमर जावेद बाजवा जो आर्मी चीफ हैं उनकी तारीफ जो है 2 अफराद कर रहे हैं। एक हैं चौधरी परवेज इलाही साहब, दूसरे हैं फवाद चौधरी साहब, जो खुलकर ये बात कहते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में जो सेल कायम किया गया था GHQ के अंदर FATF से निकालने के लिए उसने भरपूर किरदार अदा किया। मुल्क की मैशत के लिए जनरल बाजवा का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। ये ट्वीट्स हैं परवेज इलाही साहब के, यही फवाद चौधरी साहब के हैं, जबकि इमरान खान साहब उनसे नाराज हैं। तो इसका मतलब आप वाज़ेह समझ सकते हैं कि खान साहब को भी पता है कि अगर कहीं मुज़ाकरात कामयाब करवाने पड़े या कहीं ज़रूरत पड़ गई तो ये 2 अफराद उनके काम आ सकते हैं, फवाद चौधरी साहब और परवेज इलाही साहब। इमरान खान साहब इतने भोले नहीं हैं कि वो बिल्कुल टक्कर मारना चाहते हैं। और दूसरी बात, मैं आज आपके प्रोग्राम से एक और बात कह दूं। जी सर। मियां नवाज शरीफ ने फौजी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया, उनकी तकारीर पर पाबंदी लग गई थी, आपको याद होगा। बिल्कुल याद है। इमरान खान साहब ने उससे 100 गुना ज्यादा तकारीर कर ली है, लेकिन उनकी तकरीर के ऊपर पाबंदी नहीं है। अभी तक दरखास्त भी कोई अदालत में नहीं गई, अभी तक कोई दरखास्त भी अदालत में नहीं गई। ना इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ आज आपके प्रोग्राम में, अच्छा सर, ना इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इमरान खान साहब की तकारीर के ऊपर या लॉन्ग मार्च के ऊपर पाबंदी लगे। वो कहते हैं खान साहब शौक पूरा करना चाहते हैं, जरूर करने दें। अच्छा। और वो उसकी बुनियादी वजह मैं आपसे अर्ज कर दूं, अगर खान साहब लाहौर के अंदर कोई उस दिन 5-4 लाख 2 लाख लोग अपने मार्च के आगाज में ले आते तो शायद खान साहब की तकारीर के ऊपर पाबंदी लग जाती। अच्छा। या कुछ कहीं ना कहीं जाके वो कहते हैं पंजाबी कहते हैं कुछ सेक पहुंच जाता। मेरे ख्याल में कहीं सेक नहीं पहुंचा। अब ये एक्सपोज होने दिया जा रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि वो अपना शौक पूरा करें। अच्छा। चलते रहें, जो कहना चाहते हैं कहते रहें, और तकारीर भी उनकी चलती रहे, लॉन्ग मार्च भी चलता रहे। इसलिए मेरे ख्याल में अभी किसी कारण में कोई फिक्र मौजूद नहीं। अच्छा, ये बड़ी खबर दी आपने। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के साथ हमारे साथ मौजूद होंगी और भी खबरें उनसे भी लेनी है, तस्ज़ीह भी लेनी है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपडेट किया। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन ब्रेक के बाद हाजिर है नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, सर अब बात यह है, बल्कि आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन एक खास नुक्ता नज़र की हिमायत करने वाले, एक खास सियासी जमात की तरफदारी करने वाले कुछ सहाफ़ी पै दर पै मुकदमात का सामना कर रहे हैं। उनके खिलाफ गद्दारी और बगावत के फतवे बांटे जा रहे हैं, गिरफ्तार किया जा रहा है। जो अफराद मुकदमे की मुद्दई होते हैं, BBC के मुताबिक अमूमन वो अदालती कार्रवाई के दौरान पेश भी नहीं होते। मुकदमे का मौजू एक जैसा होता है कि फुला के फुला बयान से दिल आज़ारी हो गई, क्योंकि इस बयान में इदारों के खिलाफ उकसाया गया। इस रवैये की वजह से मुकदमात और इल्जामात का शिकार सहाफ़ी मजबूर होकर मुल्क छोड़ जाता है। पहले अरशद शरीफ और साबिर शाकिर ने मुल्क छोड़ा था, अब डॉक्टर मोईद पीरजादा भी मुल्क छोड़कर चले गए। मोईद पीरजादा ने तो अपने वीलॉग में बाकायदा इस बात का ऐलान भी किया है कि वो मुल्क छोड़कर बरतानिया जा चुके।
अरशद शरीफ भी मुकदमात का सामना करते रहे, अदालतों में पेशियां भुगतते रहे। अदालतों में पेशी का अहवाल सुनाते सुनाते वो रोने लग पड़ते थे और फिर उन्होंने तंग आकर मुल्क छोड़ा। वहां उनकी मौत जिन हालात में हुई उन पर भी तहकीकात जारी हैं, जबकि पाक फौज की जानिब से भी यह सवाल किया गया कि आखिर अरशद शरीफ मुल्क छोड़ने पर मजबूर क्यों हुए थे। इमरान रियाज पर भी मुख्तलिफ शहरों में एक जैसे मुकदमात दर्ज किए गए थे। इन्हें एक शहर की पुलिस गिरफ्तार करती, अदालत छोड़ती, तो वैसे ही मुकदमे में एक और शहर की पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती। मुल्क के मुख्तलिफ थानों में उनके खिलाफ 20 के करीब FIRs दर्ज की गई और हैरानकुन तौर पर सबका मतन एक जैसा था। इसी तरह के इल्जामात और मुकदमात की भरमार से घबराकर साबिर शाकर भी मुल्क छोड़कर जाने पर मजबूर हुए। अपने खिलाफ मुकदमात का जिक्र करते हुए टीवी शो के दौरान साबिर शाकर भी आपदीदा हो गए थे और उन्होंने रोते हुए पूछा था कि वो वतन दुश्मन और गद्दार हैं क्या। जब शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया उसके बाद प्रोग्राम एंकर जमील फारूकी ने एक वीलॉग अपलोड किया था। उस वीलॉग में उन्होंने इल्जाम लगाया था कि पुलिस एहलकारों ने शहबाज गिल पर जिनसी तशद्दुद किया। इस इल्जाम के बाद जमील फारूकी पर भी मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया और वो अपने साथ हुआ सलूक बताते हुए रोने लगे। समी इब्राहिम पर भी मुकदमात बनाए गए, जबकि टेलीविजन पर शो करने वाले चौधरी गुलाम हुसैन को भी सन 2003 के एक इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। आखिर कौन है जो सहाफ़ियों के खिलाफ इल्जामात लगा रहा है, मुकदमात दर्ज करा रहा है? एक खास नुक्ता नज़र की हिमायत करने वाले सहाफ़ी अताब का शिकार क्यों है? सीनियर सहाफ़ी और खुद एतबार देखें, नसरुल्लाह मलिक साहब से ही पूछते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मलिक साहब, सर ये हर दौर में होता है और इस बार कुछ ज़्यादा हो रहा है सर, और अगेन नुक्ता नज़र सहाफ़ियों का रहा है, हर दौर में रहा है। किसी एक सहाफ़ी का नुक्ता नज़र किसी एक जमात के हवाले से बड़ा ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन ये जो अब हो रहा है ये सही हो रहा है सर क्या? देखिए, मैं इसे दुरुस्त नहीं समझता। अगर किसी सहाफ़ी को पाकिस्तान छोड़ना पड़े या हालात ऐसे हो जाएं कि उन्हें ये कहना पड़े कम अज़ कम कि मैं मुल्क छोड़ के इसके लिए जा रहा हूँ कि मेरी जान को ख़तरा है या मेरे लिए मुश्किलात हैं, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक बड़ा अलमिया है, उससे हमें सबक सीखना चाहिए। मैं नहीं समझता सब जो लोग जिनका आप नाम ले रहे हैं सारे के सारे किसी खौफ के बायस गए हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, फैंस और आपकी वो क्या होती है, फॉलोइंग बहुत बढ़ती है जी सर। टैक्टिक्स बहुत हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, ये बड़ा खूबसूरत तरीका है, ये बड़ी डिफरेंट बात की आपने। हाँ, बड़ा खूबसूरत तरीका है सोशल मीडिया पे अपने फॉलोअर्स बढ़ाने का कि बंदा ऐसी बात करे, इनकलाबी बन जाए। मतलब मैं एक साहब का भी आप जिक्र कर रहे थे, कुछ अच्छे दोस्त भी हमारे हैं जिनका आपने जिक्र किया। एक साहब कह रहे थे ऐसे ज़मीन पे पाँव मार मार के जमील फारूकी साहब के जी मैं घर में अकेला रहता हूँ और आओ मुझे, मैं तुम्हारे घर में घुस के मारूंगा। मीडिया का काम ये सहाफत नहीं है। अब मैं अग्री करता हूं, मुझे बताइए ना मेरा क्या काम है? हो गए थे, मुझे पता है, मैं कहता हूँ अगर मैंने गैर कानूनी काम किया है मुझे कटहरे में खड़ा किया जाए, मेरे ऊपर इल्जाम जो है उसको साबित किया जाए, मुझे जेल भेज दिया जाए। सहाफी को ऊपर से गिरी हुई चीज़ है, यानी मीडिया के आपके हाथ में अगर कैमरा आ गया या माइक आ गया तो क्या आप कानून से बालातर हो गए? पर दूसरी असल अफसोसनाक मकाम ये है, ये सारे वो लोग ये हैं मेरे हमारे दोस्त भाई, ये उस रेड लाइन को क्रॉस कर गए थे जो सहाफत से आगे जाके किसी की खुशनुदी या किसी की एजेंटी की तरफ ले जाती है। सही। जब आप एजेंट बन जाते हैं ना फिर आपका किरदार यही रह जाता है। तो उसका गुजारिश सुने जी, ये फतवे कौन लगाया करता था? यही फतवे लगाया करते थे, ऐसे ही गद्दार यही लोगों को कहा करते थे, मुल्क दुश्मन यही कहा करते थे। वैसे 4-5 सहाफ़ी के मेरे दोस्त हैं, ये इनको मैं पुराना जानता हूँ, इनकी आइडियालॉजी अगर आज से 10 साल के पहले देख लें तो आपको पता चल जाएगा किस आइडियालॉजी पे थे, आज की आइडियालॉजी क्या है। तो बदकिस्मती ये है कि हम इस चक्कर में पड़ गए हैं कि मुझे कितना पॉपुलर होना है, और ये हमारी पूरी कौम का अलमिया है, सिर्फ सहाफ़ियों का अलमिया नहीं है। हम चाहते हैं मुझे फेम मिले, मैं पॉपुलर हो जाऊँ, मैं इलेक्शन जीत जाऊँ। उसके लिए आप मुझे बताइए, मजहबी जमातें बड़े एहतराम के साथ इलेक्शन हो रहा है, ऊपर लिखा होता है इस्लाम जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस। भैया आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस्लाम जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस क्यों? मैंने एक हल्के में मैंने जाकर के देखा कि एक उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे थे, लिखा हुआ था उसके जलसे का नाम था खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। यानी जब आप मजहब का इतना इस्तेमाल करते हैं, यही हाल इस्लामी टच देते हैं, यही हाल हमारा मीडिया का है। हम चाहते हैं कि हम जंगजू बन जाएं, हम जंगजू नहीं हैं। मैं देखे ना, एक साहब अभी आपने उनका भी जिक्र किया, वो भी मुल्क छोड़ के चले गए हैं। वो कह रहे थे अरशद शरीफ हमारी रेड लाइन है, इसको अबूर मत करना वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो बेचारा कब्र में चला गया, आप मुल्क छोड़ के चले गए। यानी आप लोगों को, इस बेचारे को आपने इसको क्यों उकसा रहे हैं? या तो आप लड़ने वाले हो ना, ये आपकी ये बात बड़ी मुझे जो जहन में आके लगी है कि
कि सहाफी का ये काम नहीं है। नहीं, रेड लाइनें बनाना, रेड लाइनें क्रॉस करना। मैं कहता हूं एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे किसी को गद्दार कहना ये भी जुर्म था। गलत। कल आपने ये जुर्म किया, आज फिर अब जुर्म कर रहे हैं। देखिए हमें सहाफी की बात कर रहे हैं, उनका अपनी एक तकरीर है वैसे बड़ी मशहूर, उन्होंने बड़ी बलबला अंगेज तकरीर की थी कि आपने कहा ये चोर डाकू है तो हमने मान लिया, तो वो भी तो गलत है ना सर। मेरे ख्याल आप किसी के कहने पे किसी को चोर डाकू जब पहले कह रहे थे तो गलत है। उनके मैं उनके चले लीडर नहीं कहता, लेकिन ये इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि हमें कहा गया ये चोर है, कि भाई आपको अल्लाह ने अकल नहीं दी थी, 70 साल आपकी उम्र हो गई है, आप कहते भाई ये मुकदमात जाएं अदालतों में चलाएं, आप उनके खिलाफ मुकदमात उनको जेल भेजें। यानी जब आप आज वो कहते हैं जी कि उनके सहूलतकार भी सुन लें, भाई कल आप 2018 में इलेक्शन में जब लोगों के टिकट्स वापस हो रहे थे, जब लोगों की वफादारियां बदली जा रही थी, जिन्हें जुबी पंजाब महाज बन रहा था, जब जंगीर खान तरीन साहब का हथियारा इस्तेमाल हो रहा था, उस वक्त आपको याद नहीं था। और अच्छा एक और बड़ी मजेदार बात, कहते हैं जी 83 वोटों वाला 83 वोटों वाला वज़ीर आज़म बना हुआ है, ठीक, पंजाब में आपने 10 वोटों वाला वज़ीर आला बनाया, वो याद नहीं रहता। यानी नवाज शरीफ का ट्वीट आ गया, मुझे कहा गया जरा टॉपिक से हटके बात है, जरा ये भी मैं ट्वीट पढ़ दूंगा, आपका आपने पढ़ लिया होगा, आपको भी आ गया होगा सर। नवाज शरीफ का ट्वीट पढ़ के सुनाने दो पहले। 10 लाख लाने का दावा करने वाला अभी तक 2000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सका, अवाम की लाताल्लुकी की वजह से वो शर्मंगेज झूठ हैं जिनका कच्चा चट्टा कौम के सामने आ चुका। इसने एक के बाद एक झूठ इतनी बेदर्दी और ढिठाई से बोला कि DGISI को मजबूरन अपनी खामोशी तोड़कर कौम को सच बताना पड़ा, जिसका जवाब ये इतने दिन गुजरने के बाद भी नहीं दे सका। इसीलिए इसका सारा जोर हस्बे आदत सिर्फ गाली गलोच तक महदूद है। मैंने शहबाज शरीफ से कह दिया है कि ये 2000 का जत्था लेकर आया है, 2000 का ना इस फितने का कोई मुतालबा सुनना, ना ही इसे कोई फेस सेविंग देनी है, जिसके लिए ये बेताब है। वजीर आजम को अपनी तमाम तर तवज्जो अवामी खिदमात पर सर्ख इतना सख्त, और सच नवाज शरीफ का बड़ा सख्त ट्वीट है। और सच ये है कि मियां नवाज शरीफ से भी 10 लाख लोग नहीं ला सके थे, कोई नहीं ला सकता सर, आज तक कोई नहीं ला सका। हाँ। जब वो निकले थे ना टिड्डी से, ये सोच के निकले थे कि GT रोड पे इंसानों का समुंदर होगा और मेरे सारे फैसले रिवर्स हो जाएंगे। उसमें गालिब गलोच तो नहीं सर, गुजारिश ये है, मियां नवाज शरीफ भी नहीं ला सके थे, इमरान खान साहब नहीं ला सकते। मैंने जो पहले अर्ज की थी कि ये कौम बेचारी, ये इशराफिया से ठीक है, एक लीडरशिप की मोहब्बत है, PTI वाले अपनी मोहब्बत करते होंगे, नून लीग वाले अपनी मोहब्बत करते होंगे, लेकिन मजमूई तौर पर यह कौम इस कौम के साथ 75 सालों में जितना इसको दबाया गया है, पीसा गया है। आप मुझे बताइए ना, कहते हैं जी कि फलां ने रास्ता रोक दिया, भाई 4.25 साल आपके पास थे, आपने इस कौम के लिए क्या किया? ठीक, यानी आप सियासतदानों के पास हुकूमत होती है, आप गवर्नेंस बेहतर कर लें। ये तो अवामी नोहा आपने पढ़ा सर, इस पे थोड़ा सा कमेंट ये कीजिएगा, इसका मतलब है कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुस्लिम लीग नून किसी सूरत भी इमरान खान साहब को फेस सेविंग नहीं देना चाहती। ठीक है, वो कहती है आए वहां बैठे आराम से खाने खाएं, वापस चले जाएं। यानी उनके पास देखिए, खान साहब के पास आखिरी कार्ड था जो उन्होंने खेल लिया है, जो उनको सियासी मौत की तरफ ले गया। यानी अब अगर मुज़ाकरात तो वो इनसे कर नहीं रहे, वो तो कर रहे हैं कहीं और। खान साहब जब बैठ के वहां से वापस आएंगे, तसव्वुर कीजिएगा उस वक्त क्या होगा। खान साहब ने ये जल्दी कार्ड खेला, अब खान साहब पछता रहे हैं। अब वो कहते हैं मैं लंबा लॉन्ग मार्च करूं, रुकता जाऊं, 10 दिन तो गुजरा वाला लोग थक जाएंगे सर, कौन दिहाड़ी अपनी ज़ाया करेगा। वो चाहते हैं उससे पहले कोई मेरी बात सुन ले, तो मेरे ख्याल में आपको बात सुनता हूं। अच्छा ना, नवाज शरीफ, खैर शहबाज शरीफ को तो पैगाम उन्होंने दे दिया, तो जो ताकतवर हल्के वो भी बात सुनने के मूड में नहीं है। मेरा खान साहब की ये फरमाइश मानने को कोई तैयार नहीं, जो खान साहब चाहते हैं। अच्छा, इलेक्शन अगर पहले हुए तो ज्यादा से ज्यादा 1-2 माह पहले हो जाएंगे। खान साहब को अगर ये फेस सेविंग मिलनी हुई तो मिल जाएगी। खान साहब के लिए कोई सहूलतकारी नहीं होगी, कोई मदद नहीं होगी खान साहब के लिए। और खान साहब को इलेक्शन के मैदान में जाना होगा। ये जो अभी है ना, खान साहब समझ रहे हैं कि अभी मैं 10 सीटों पर लड़ा, 6 सीटों पर लड़ा, मैं जीत गया, जनरल इलेक्शन में उसके डायनामिक्स और होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हो चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।